हाँ जी, राम राम, नमस्कार जी सबने। आशा और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। भाई, हमारे हरियाणा में एक पहचान होया करे कि भाई बढ़िया मानस किसने कहा जावे। तो एक ऐसा आदमी जिसके अंदर कुछ एक खूबी हो, और उन खूबियां में तो कौन सी, बोले जो खुद में झांकने की हिम्मत रखता हो, जो चित्र का ज्यादा चरित्र का ध्यान रखता हो, जो दुनियादारी की समझने का ज्ञान रखता हो, ना दिखावे की बात, ना घमंड का रंग, जो हर हाल में खुद पे एतबार रखता हो, भाई वो ही अपना हरियाणा में सबसे बढ़िया मानस बताया गया है। तो एक बार फिर से स्वागत भाई आप सभी का। तो जो लास्ट क्लास थी अपनी कंप्यूटर की, लास्ट क्लास के अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक था वो चल रहा था भाई। और सॉफ्टवेयर के टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को भाई सॉफ्टवेयर की परिभाषा और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर थे वो एक तरीके से बता दिए थे। तो आज का अपना टॉपिक है, आज के अपने टॉपिक के अंदर हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का जिक्र करेंगे, और वो टॉपिक होगा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ से भाई बहुत सारे जो सवाल हैं वो आपके इस टॉपिक तक हैं। कि जैसे भाई डिवाइस मैनेजमेंट का जिक्र करें, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जिक्र करें, या फिर फाइल मैनेजमेंट का जिक्र करें, या कर्नल है या सेल है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई हैं। भाई सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस क्लास के अंदर आज डिस्कस करेंगे। क्लास हो सके आज थोड़ी सी लंबी क्लास हो, 1 घंटे से ज़्यादा, बाई चांस हो सके 1 घंटे से ज़्यादा क्लास चली जाए, क्योंकि जब हम डिवाइस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें होंगी, जैसे बफरिंग क्या है या फिर स्पूलिंग क्या है, और उसके साथ साथ जब हम फाइल मैनेजमेंट का जिक्र करेंगे तो उसके अंदर फैट क्या है या ext4 क्या होता है, उन सभी को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और जब किसी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझा जाता है या उसको एक तरीके से पढ़ा जाता है तो उसमें थोड़ा सा समय जो है वो एक तरीके से लगता है। और हरियाणा पुलिस का अभी पीएमटी पीएसटी चल रहा है, तो उसके बाद कि भाई चांसेस हैं कि भाई एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम के अंदर इस सब्जेक्ट की बड़ी ही अहमियत है। और इसके अलावा भी जितने भी और दूसरे एग्ज़ाम हैं, चाहे एएलएम का एग्ज़ाम हो, चाहे एसए का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीएसडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो, जीएनएम एएनएम, जितने भी एग्ज़ाम होंगे एचएससी के रिगार्डिंग या सीईटी मेंस के रिगार्डिंग होंगे, तो उसमें भी आपका जो 10 नंबर का मामला है वो आपका एक तरीके से कंप्यूटर का ही रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो लास्ट क्लास के अंदर जो सॉफ्टवेयर की क्लास मैंने आप लोगों को बताई थी, तो सॉफ्टवेयर की क्लास के अंदर मैंने भाई एक चीज़ का जिक्र किया था कि सॉफ्टवेयर जो है वो 3 प्रकार के हैं। और उन 3 प्रकार में से जो एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी 3 प्रकार होते हैं, या 3 प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे को कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर, और तीसरे को कहा जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमने डिवाइस ड्राइवर के बारे में और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में हमने जिक्र कर लिया था। एक जो हमारा टॉपिक पेंडिंग था वो था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कंप्यूटर के अंदर एक जो शब्द जो है सॉफ्टवेयर के बारे में आप पढ़ते होंगे कि भाई विंडो, अगर आप सब ने आपने थोड़ा सा कंप्यूटर की भाषा में अगर विंडो शब्द को अगर अच्छे तरीके से समझा है, या विंडो क्या चीज़ है, कि भाई कंप्यूटर की विंडो उड़ गई या कंप्यूटर के अंदर विंडो डालनी है, तो वही जो डिट्टो सेम मामला है वो सेम मामला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और ये सिस्टम का, कि सिस्टम को हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं प्रणाली, या फिर इसको कहा जाता है तंत्र। और ये तंत्र या प्रणाली क्या चीज़ है, या किस चीज़ से बनता है, कि जहां पर कोई एक चीज ना हो करके कई चीजों का अगर समूह हो, कई चीजें एक साथ मिल करके कार्य कर रही हो, तो उसे उस प्रकार की संरचना को एक नाम दिया जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्टम या फिर तंत्र या फिर प्रणाली। कि भाई कई चीजें हैं, कई चीजें आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ से या एक दूसरे की सहायता से आपस में कार्य करती हैं। तो उनसे उनसे मिल करके जो तंत्र या जो प्रणाली जो सिस्टम बना, बेसिकली मतलब वो एक साथ मिलकर के कार्य करना।
अब जैसे हम बायोलॉजी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं, क्योंकि जब हम शरीर के अंदर भाई कोई भी भोजन अगर हम खाते हैं, कोई भी रोटी या पानी कुछ भी अगर हम शरीर के अंदर ले, तो उसका जो पाचन की जो जिम्मेदारी होती है वो शरीर के किसी एक अंग के द्वारा नहीं होती। ना तो उसके अंदर की हमारी जिह्वा के द्वारा सारा पाचन हो सके, या फिर हमारे दांतों के द्वारा सारा पाचन हो सके, या फिर लार के द्वारा सारा पाचन हो सके, या स्टमक के द्वारा सारा पाचन हो सके, या छोटी आंत के द्वारा सारा पाचन हो सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जितने भी अंग हैं, अलग अलग अंग हैं, जैसे लीवर है या जिह्वा है या अलग अलग प्रकार की लार ग्रंथियां हैं या स्टमक है या छोटी आंत है या बड़ी आंत है, ये सारे अंग जो मिल करके आपस में कार्य करते हैं, तब जाकर के क्या होता है, शरीर में पाचन होता है। तो इसी मामले में जब कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए, जब हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम यानी कि एक कंप्यूटर तंत्र की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कोई एक चीज तो होगी नहीं, कोई एक 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 हिस्सा तो होगा नहीं इसका, इसके बहुत सारे हिस्से होंगे। तो उस मामले में जब इसके अलग अलग हिस्सों का जिक्र किया जाए, तो उनमें से मुख्य हिस्से जो आते हैं, कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम कीबोर्ड प्रयोग करते हैं, जो एक प्रकार की क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, जो एक प्रकार की क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है वो किसका होता है, सीपीयू का होता है। और जब डेटा को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो डेटा स्टोर किया जाता है मेमोरी के अंदर। यानी कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के कुछ ऐसे मेन मेन हिस्सों की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसे मेन मेन हिस्सों की बात करें, तो उस मामले में चार हिस्से जो है या चार भाग जो है वो आपके शामिल होते हैं। और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी। और ये चारों क्या है आपके, ये चारों आपके हार्डवेयर के भाग ही हैं। या फिर ये कह लीजिए भाई, कीबोर्ड है वो एक प्रकार का हार्डवेयर है, मॉनिटर है वो भी हार्डवेयर है, सीपीयू है वो भी हार्डवेयर है, मेमोरी है वो भी क्या है, हार्डवेयर है। और जब ये चारों चीजें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, ये चारों चीजें आपस में मिल करके कार्य करती हैं। और इनके द्वारा इन चारों ने मिल करके जो सिस्टम या जो तंत्र है, जो प्रणाली है वो तैयार की, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर तंत्र। यानी कि कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम कोई एक चीज नहीं है, वो क्या है, वो कई हिस्सों का समूह है, जिनमें से मुख्य हिस्से जो आते हैं वो क्या आते हैं आपके, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और जो मेमोरी है, वो हार्डवेयर भाग के अंदर अगर हम बात करें, तो ये चार मुख्य जो हिस्से हैं वो एक तरीके से शामिल किए जाते हैं। अब उसके बाद जब मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर की परिभाषा एक तरीके से आप लोगों को बताई थी कि भाई सॉफ्टवेयर कहा किसे जाता है, तो उसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि कंप्यूटर के मुख्य तौर पर दो भाग होते हैं। एक भाग क्या होगा, एक भाग को हम कहते हैं हार्डवेयर, और दूसरे भाग को क्या कहा जाता है, दूसरे भाग को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर भाग कि भाई जैसे मॉनिटर है या कीबोर्ड है या रैम रोम, जो मतलब इस प्रकार की मेमोरी है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर हिस्सों में अंदर आते हैं, जो हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन कि अगर मैं आउटपुट के अंदर मॉनिटर की बात करूं, मैं आउटपुट के अंदर अगर मॉनिटर की बात करूं, जो एक प्रकार का हार्डवेयर है, कि भाई इसका कार्य होता है कि भाई कोई भी ग्राफिकल इमेज जो दिखानी है या कोई भी टेक्स्ट अगर दिखाना है, तो उसको दिखाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, वो मॉनिटर की होती है। लेकिन इसको ये चीज बताना कि भाई हाँ, अभी आपको ये ग्राफिक या सिंबल या इमेज एक तरीके से दिखाना है, या भाई मॉनिटर को ये चीज बताना, अभी आपको जो ये टेक्स्ट है ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाना है। तो जो ये सारा मामला है, या फिर इसको हम एक अच्छी तरीके से देखें कि मॉनिटर को किस तरीके से काम करना है, मॉनिटर जो एक प्रकार का हार्डवेयर है, कि भाई इसको किस तरीके से काम करना है, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, ये सारी जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर की होती है। या फिर इसको और भी, ये अकेले मॉनिटर के लिए नहीं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी, चाहे वो कीबोर्ड लगा है, चाहे वो सीपीयू लगा है, चाहे आपका मेमोरी लगी है, कि भाई कोई भी हार्डवेयर किस तरीके से काम करेगा, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, जिम्मेदारी होती है सॉफ्टवेयर की। और उसी कैटेगरी में एक सॉफ्टवेयर आता है, और उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम मतलब फिर से वही, कोई एक चीज नहीं, जहां पर कई चीजों का समूह हो, प्रणाली हो, तंत्र हो। तो इस मामले में जो कंप्यूटर सिस्टम बनता है, वो इस प्रकार से इन चार चीजों को मिला करके एक कंप्यूटर तंत्र का निर्माण होता है, एक कंप्यूटर प्रणाली का निर्माण होता है। और इस पूरी कंप्यूटर प्रणाली को चलाने के लिए, मतलब कि भाई इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी, इन चारों को आपस में मिल करके चलाने के लिए, कि भाई ये चारों चीजें जो हैं, चारों हार्डवेयर जो हैं, वो एक साथ मिलजुल करके कार्य करें। तो इनको एक साथ चलाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। और उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर प्रणाली को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है या उसकी अपनी भूमिका निभाता है, तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट मतलब चलाना, ऑपरेटिंग मतलब चलाने वाला, और सिस्टम मतलब प्रणाली। यानी कि किसी ऐसी प्रणाली को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? वो एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। लेकिन जब एक इसकी तकनीकी भाषा का अगर हम जिक्र करें या तकनीकी परिभाषा का जिक्र करें, तो इसकी एक जो तकनीकी परिभाषा बनती है ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के, वो तकनीकी परिभाषा किस प्रकार से बनती है कि शायद मैंने, हो सकता है इसको लास्ट क्लास के अंदर जिक्र भी कर दिया हो, लेकिन फिर भी आज का टॉपिक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है, तो मैं फिर से इसको एक तरीके से बता देता हूं कि मान लो कि भाई आप एक नया कंप्यूटर जो है वो एक तरीके से परचेज करके लेकर गए, एक नया कंप्यूटर सिस्टम परचेज करके लेकर गए, जिसके अंदर इनपुट है, आउटपुट है, सीपीयू है, मेमोरी जिसके अंदर लगी हुई है। आप बिल्कुल, ये बिल्कुल नया कंप्यूटर है, आप इसको प्रयोग करना चाहते हो, और जो प्रयोग करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यूजर एक तरीके से कहते हैं। यानी कि जब इसके अंदर ये चारों हार्डवेयर होंगे, या इसका जो एक हार्डवेयर का पूरा समूह होगा, तो आप सीधे तौर पर इसको कभी भी प्रयोग नहीं कर पाओगे। मतलब कि भाई इसके अंदर मॉनिटर किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से वो फोटो दिखाएगा, इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड है वो किस तरीके से इनपुट देगी, सीपीयू के द्वारा किस तरीके से प्रोसेसिंग की जाएगी, मेमोरी के अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, ये आप मतलब इस प्रकार के जो कार्य हैं वो आप नहीं करवा सकते सीधी तौर पर या डायरेक्टली तौर पर। आपको अगर कहें कि भाई मेमोरी डेटा स्टोर करना है तो वो नहीं करेगा, सीपीयू प्रोसेसिंग करनी है सीपीयू प्रोसेस नहीं करेगा, इनपुट मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेना है वो नहीं करेगा, जब तक उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना किया जाए। तो क्या होता है, जब भी हम नया कंप्यूटर लेकर के आते हैं, तो हमें उस नए कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल करना पड़ता है, या इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरीके से डालना पड़ता है। और उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और जब जब इस कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, तब जा करके आप इसके जो कार्य है वो एक तरीके से करवा पाते हो। इससे मतलब कि भाई कीबोर्ड से या मॉनिटर से या सीपीयू से जो कार्य है वो एक तरीके से करवा पाते हो। यानी कि आप कंप्यूटर से तब कार्य करवा पाए जब उसके अंदर क्या इंस्टॉल हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ। तो इस मामले में इसकी जो एक परिभाषा बनती है, वो परिभाषा क्या बनती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है? और जो यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, जो यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। इंटरफेस मतलब कोई ऐसी चीज जो बीच में आती है, जो दो चीजों का आपस में कम्युनिकेट करवाने का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंटरफेस एक तरीके से कहते हैं। तो ये तो है एक तरीके से बेसिक परिभाषा ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के। और जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मतलब पता लग जाता है कि भाई हाँ, हम इस चीज को, इस सॉफ्टवेयर को, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, तो सवाल किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो, किसी भी भाषा के अंदर हो, तो वो मायने नहीं रखता। आपको सिर्फ ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई मुझे पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरीके से इसको कहा जाता है। उसके बाद
जब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की बात की जाए, टाइप्स की बात की जाए, तो मेनली तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। और उन दो प्रकार में एक प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं CLI, जिसको जिसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जब ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर एक तरीके से इंस्टॉल किया जाए या डाला जाए, तो वो क्या होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। जिनमें से जो पहला प्रकार होता है, वो पहला प्रकार कौन सा होगा, CLI ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और ये प्रकार क्यों बनाए जाते हैं, ये प्रकार बनाए जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य किस आधार पर हो रहा है। और वो कैसे, कि यदि यदि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार CLI है, जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, तो क्या होगा कि वो कंप्यूटर, जैसे ही आप उस कंप्यूटर को ऑन करोगे, तो उस कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल एक ब्लैक स्क्रीन जो है वो आपको दिखाई देगी। और उस ब्लैक स्क्रीन के ठीक ऊपर यहाँ कॉर्नर में कुछ इस प्रकार का कर्सर जो है वो आपको दिखाई देगा। और इसके अंदर अगर आपको कुछ भी अगर कार्य करना है, कुछ भी कार्य करना है, कोई फोल्डर ओपन करना है, कोई फोटो ओपन करनी है, इवन आपको अगर डेट भी देखनी है या टाइम भी देखना है, तो प्रत्येक कार्य के लिए किसी न किसी कमांड की आवश्यकता होती है, या कोई भी कार्य होगा वो कमांड के अनुसार होगा। उसके अंदर वो चीज़ें जो है वो चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, वो किसी सिंबल या किसी आइकन या किसी फोटो के रूप में दिखाई नहीं देगा। आपको मॉनिटर के ऊपर बिल्कुल प्योर ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी। अगर उसके अंदर आपको डेट या टाइम भी देखना है, तो उसके लिए कमांड टाइप करनी होगी। आप DATE एंटर करोगे, टाइप करोगे, और उसके बाद एंटर करोगे, तब जा करके क्या दिखाई देगी, आपको डेट जो है वो एक तरीके से दिखाई देगी। यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर प्रत्येक कार्य किसी न किसी कमांड के आधार पर होता है, तो उस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं CLI ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद एक दूसरे प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, तो इसका एक जो एग्जांपल आता है, वो एग्जांपल आता है लाइनक्स, जो एक प्रकार से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। इसका मैं बाद में जिक्र करूंगा कि ये ओपन सोर्स होता क्या है, ठीक है ना, या क्लोज सोर्स क्या होता है। दूसरे प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं GUI। और ये GUI क्या होता है, जी का अर्थ होता है ग्राफिकल, जी का अर्थ है ग्राफिकल, यू का अर्थ है यूजर, और आई का अर्थ है इंटरफेस। ठीक है। अब जैसे अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाए, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे जी का अर्थ क्या होता है, ग्राफिकल, ग्राफिकल मतलब ग्राफिक्स, फोटो, या जहां पर इमेज या फिर चित्रण की बात की जाए, कि जैसे आप इस पैनल के ऊपर आप देख पा रहे होगे कि भाई जो पेन का सिंबल है वो एक तरीके से कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। अगर यहाँ पर बोर्ड में किसी टेक्स्ट को एक तरीके से हटाना हो, रिमूव करना हो, तो भाई इस सिंबल को किस तरीके से दिखाया गया है, इरेजर के रूप में दिखाया गया है। कि भाई जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो इरेजर के अलग अलग ऑप्शन जो हैं वो एक तरीके से ओपन हो जाएंगे। तो क्या होगा, यदि यदि कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यदि कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसके अंदर प्रत्येक चीज को, प्रत्येक टास्क को किसी सिंबल या किसी इमेज या किसी ग्राफिक्स के रूप में अगर दिखाया जाता है कि भाई हाँ, मुझे पेन की आवश्यकता है, पेन को चेंज करना है, पेन से रिलेटेड कुछ भी कार्य करने हैं, तो यहाँ पर वो आइकन करके दिखा दिया, मुझे कमांड टाइप नहीं करनी पड़ी, यहाँ पर आइकन दिखा दिया। इरेजर ओपन करना है तो उसका एक आइकन यहाँ पर बना दिया, अगर कुछ चीज़ ऐड करनी है तो यहाँ पर एक आइकन बना दिया। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर प्रत्येक कार्य को किसी न किसी सिंबल, किसी न किसी आइकन, किसी न किसी फोटो, इमेज या ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो उस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं GUI, जिसका अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जब ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट की बात की जाए,
पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऐसा नहीं है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से कोई एक अकेला सॉफ्टवेयर हो, और एक जो अवधारणा आपके मन में, आपके जहन के अंदर ये चीज लेकर के चल रही है कि भाई बाई चांस हो सकता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द है वो आपको बाउंसर जा रहा हो, तो इसकी जगह पर आप विंडो शब्द जो है कि भाई हाँ कि कंप्यूटर की जो विंडो है, वो विंडो शब्द की अवधारणा भी जो है आप मन में लेकर के चलते हो, चल सकते हो, कि जो विंडो और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों एक ही चीज है। विंडो क्या, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है ना, कि जैसे इंसानों के नाम होते हैं तो उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का वो केवल एक नाम है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट की बात की जाए, तो सॉफ्टवेयर की बात की जाए कि भाई इसके अलग अलग भाग क्या होंगे, तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो मेन पार्ट होता है, उस एक पार्ट को एक नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं कर्नल। उसको क्या कहा जाता है, उसको नाम दिया जाता है कर्नल। पहली बात कि ये अलग अलग पार्ट क्यों बनाए जाते हैं, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर में क्यों लेकर के आया, पहली बात तो ये, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर क्यों लेकर आया गया, कि भाई इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है और मेमोरी है, इन चारों को आपस में मिल करके काम करवाना था। तो इस मामले में हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। और ये सारे क्या हैं, ये सारे एक प्रकार से हार्डवेयर हैं, ये सारे क्या हैं, एक प्रकार से हार्डवेयर है। कीबोर्ड हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का या विंडो का कुछ एक जो हिस्सा होता है, वो कुछ एक हिस्सा ही वो इन हार्डवेयर से या इस प्रकार के कीबोर्ड या आउटपुट से क्या होता है, डायरेक्टली रूप से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। कि जैसे मान लो कि भाई कुछ हमारे यार दोस्त या मित्र प्यारे कुछ एक ऐसे होते हैं जो हमें किसी और के साथ किसी और के थ्रू उनसे हमारी जानकारी होती है, कि भाई हाँ कोई मित्र प्यारा ऐसा हो कि भाई हाँ मतलब यार एक बार बात करवाइए उसका, कोई मीडिएटर, कोई इंटरफेस कुछ ऐसा हो कि भाई अपना कोई मित्र है और वो उसका मित्र हो, आप उससे बात करना चाहते हो, तो उसका कारण मतलब आप अपने दोस्त से बात करेंगे भाई हाँ मेरे उसका गला बात करवाइए, और वो अपनी बात जो है वो उसके साथ करवाता हो। तो उस मामले में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो ये इनपुट डिवाइस की बात की जाए, मॉनिटर की बात की जाए या प्रोसेसिंग यूनिट की बात की जाए, ये कभी भी ये उस तीसरे दोस्त की तरह ही होते हैं जो हमसे सीधे रूप से कनेक्ट नहीं होते। इनसे कौन कनेक्ट होता है, इनसे या कौन सीधी बात कर सकता है, इनसे सीधी बात कर सकता है कर्नल। इनसे कौन सीधी बात कर सकता है, इनसे सीधी बात कर सकता है कर्नल। आप इस चीज को मान के चलिए कि भाई ये क्या है, ये एक प्रकार से वो तीसरा दोस्त है, और ये आपका वो दोस्त है जो क्या करता है, जो आपकी बात करवाता है इनसे, लेकिन बात तो आप करना चाहते हो। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी भाग से कार्य करवाना चाहते हो, आप मॉनिटर से कार्य करवाना चाहते हो या प्रोसेसिंग यूनिट से काम करवाना चाहते हो, यानी कि सीपीयू से काम करवाना चाहते हो, तो वो कभी भी सीधे तौर से ऐसे कार्य नहीं करते। उनका काम करने का एक तरीका होता है, या फिर ये कह लीजिए वो डायरेक्टली मतलब यूजर डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यूजर से उनके काम करवाने के लिए या यूजर को इन तक पहुंचने के लिए बीच में जो सफर है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सफर होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी बात करवाता है इनसे। और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अलग अलग भाग होते हैं, और उनमें से जो एक भाग होता है, वो एक भाग कौन सा होता है, एक भाग होता है आपका कर्नल। और कर्नल का काम क्या होता है, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो भाग होता है जो इन हार्डवेयर से डायरेक्टली तौर पर कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि आपका वो दोस्त जो तीसरे दोस्त से डायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ होता है, वही काम होता है कर्नल का।
यानी कि जो आप जो इनसे काम करवाना चाहते हो, आपके जो कार्य हैं वो किसके सहारे होते जाएंगे? पहले जाएंगे वो कर्नल के पास, कि आपको अपनी बात कर्नल को बतानी पड़ेगी, और फिर कर्नल क्या करेगा, इनको बताएगा कि भाई आपको ये कार्य कुछ इस प्रकार से करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा जो हार्डवेयर से डायरेक्टली तौर पर कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो कौन सा हिस्सा होता है? वो हिस्सा होता है आपका कर्नल। डायरेक्टली कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट एक तरीके से कहते हैं। जैसे बीच में से अगर आपके दोस्त को हटा दिया जाए तो भाई आप उससे बात कर ही नहीं पाओगे। तो कर्नल को अगर हटा दिया जाए तो चारों हार्डवेयर जो है वो एक तरीके से वेस्ट है, आप उनसे काम करवा ही नहीं पाओगे। तो कर्नल को मतलब एक ऐसा हिस्सा जो बीच में, जो भाई जिस तरीके से हमारा हार्ट का काम होता है, तो उसी मामले में जो कोर हिस्सा होता है, जो हार्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, वो कौन सा होता है भाई? वो कर्नल जो है वो एक तरीके से होता है। उसके बाद कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे, तो कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी जो है वो प्रयोग की जाती है, और वो मेमोरी होती है आपकी रैम। रैम। और रैम का क्या कार्य होता है कि भाई आप अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा ओपन करोगे, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, कुछ भी चीज़ आप ओपन करोगे, गूगल क्रोम वगैरह, एम एस वर्ड वगैरह, एम एस पावर पॉइंट वगैरह, वो सारी चीज़ें कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन होती है? वो सारी चीज़ें रैम के अंदर ओपन होती है। कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया, एम एस वर्ड के ऊपर किए गए, उसके ऊपर डबल क्लिक किया और उसको ओपन कर दिया, तो वो कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन होगा? वो आपका रैम मेमोरी के अंदर ओपन होगा। तो इसी तरीके से जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, तो कंप्यूटर को ऑन करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा जो रैम के अंदर अपलोड होता है, या रैम में कार्य करता है, या रैम में रन करता है, तो वो कौन सा हिस्सा होता है? वो कर्नल हिस्सा होता है। ये चीज़ें मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि भाई हाँ, मतलब कि जो आपका एग्जाम होगा, सीईटी मेंस का एग्जाम हो या हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक जानकारियों से काम नहीं चलेगा कि भाई हाँ सीपीयू की फुल फॉर्म पढ़ ली या कुछ इस प्रकार से। आपको मतलब हर एक जो जानकारी है वो बड़े अच्छे तरीके से आपको होनी चाहिए। तो भाई जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करोगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा जो रैम के अंदर अपलोड होता है, तो वो कौन सा हिस्सा होता है? वो एक तरीके से कर्नल हिस्सा होता है। जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है या डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है, तो वो कौन सा हिस्सा होता है? वो एक तरीके से कर्नल हिस्सा होता है। ठीक है ना? उसके बाद जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दूसरा भाग होता है, उस दूसरे भाग को एक नाम दिया जाता है, और उसको हम कहते हैं सेल। उसको क्या कहा जाता है? उसको एक तरीके से सेल जो है वो कहा जाता है। और ये सेल क्या होता है? कि मान लो कि भाई आप यूजर हो, और आप कंप्यूटर में कोई गाना जो है वो एक तरीके से सुनना चाहते हो, और अगर गाना सुनाई देगा, तो उसके लिए जाहिर सी बात है भाई, स्पीकर जो गाना सुनाई देगा, तो वो किसकी सहायता से सुनाई देगा? स्पीकर की सहायता से सुनाई देगा। स्पीकर क्या है? हमारा हार्डवेयर है। स्पीकर क्या? हार्डवेयर है। तो एक तरीके से मतलब कि भाई आप गाना सुनना चाहते हो, और ये कार्य स्पीकर के द्वारा होना है, तो आपका कार्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचता कैसे है? उसमें उसमें जो एक भूमिका होती है, वो आपकी सेल की भूमिका होती है। वो किस तरीके से? कि आपका जो भी कार्य होगा, कुछ भी कार्य जो है आप कंप्यूटर सिस्टम से करवाना चाहते हो, वो कार्य एक कॉल के माध्यम से, और उस कॉल को हम क्या कहते हैं, या उस इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? उसको एक नाम दिया जाता है, और उसको हम कहते हैं सिस्टम कॉल। कि भाई मुझे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इस हार्डवेयर से या स्पीकर से मुझे ये कार्य करवाना है, तो उसकी एक लाइन जो है, वो लाइन उसकी एक बनेगी, उसकी एक इंस्ट्रक्शन बनेगी, और उस इंस्ट्रक्शन या उस लाइन को क्या कहा जाता है? उस इंस्ट्रक्शन या उस लाइन को कहा जाता है सिस्टम कॉल।
और ये सिस्टम कॉल जो है, ये सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के एक हिस्से, एक भाग के पास जाती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का वो भाग होता है सेल। वो भाग कौन सा होगा? सेल होगा। यानी कि आप जो काम करवाना चाहते हो वो एक लाइन या एक निर्देश के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, और उसे हम क्या बोलेंगे? उस लाइन या उस निर्देश को क्या कहेंगे हम? उसको हम बोलेंगे सिस्टम कॉल। और ये जैसे ही सिस्टम कॉल सेल के पास आता है, तो सेल के दो तरीके होते हैं, और दो तरीके कौन से? एक तो GUI तरीका और एक आपका CLI तरीका। CLI तरीका कि मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट बताए थे, कि एक तो GUI पार्ट बताया था, एक CLI पार्ट बताया था। कि सेल के दो भाग होते हैं, एक GUI एक CLI। और ये भाग किस तरीके से होते हैं कि जैसे ही कोई सिस्टम कॉल सेल के पास आती है, तो सेल ये निर्धारित करता है कि भाई जो ये निर्देश है, ये निर्देश मुझे ग्राफिक्स रूप में आया है या कमांड के रूप में ये निर्देश मेरे पास आया है। ये निर्धारण किसके द्वारा होगा? ये निर्धारण होगा सेल के द्वारा। और उसके बाद जब सेल को पता लग जाता है कि भाई ये सिस्टम कॉल ग्राफिक्स या CLI में से किसके द्वारा आया है, कि जैसे मान लो ग्राफिक्स के माध्यम से मतलब एक तरीके से ये कार्य आया हो, तो वो क्या करेगा? सेल जो इस कार्य को क्या कर देगा? सेल इस कार्य को कर्नल के पास भेज देगा। सेल क्या करेगा? कर्नल के पास भेज देगा। ठीक है ना? कि जैसे मैं अगर इस पेन के ऊपर क्लिक करूं, तो मैं किसी पेन का कलर चेंज करना चाहता हूं, तो ये क्या हुआ? ये एक प्रकार का कार्य हुआ, जिसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टम कॉल एक तरीके से कहेंगे। कि जैसे मान लो कि भाई मैं रेड कलर जो है वो एक तरीके से लेना चाहता हूं, जैसे मैं रेड कलर यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो जो ये कार्य है, ये कार्य किसके पास गया? सेल के पास गया। कि सेल को ये पता लगा कि भाई एक तरीके से लाल रंग के ऊपर क्लिक हुआ है, यानी कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है, तो वो क्या करेगा? वो कर्नल के पास जो है वो मैसेज भेज देगा कि भाई पेन का जो कलर है वो एक तरीके से चेंज करना है, और वो आपको रेड कलर के अंदर चेंज करना है। तो कर्नल क्या करेगा? कलर को एक तरीके से चेंज कर देगा, और वो रेड के अंदर, मतलब इस प्रकार से जो प्रोसेस है वो एक तरीके से चलता है। यानी कि जो भी हम कार्य करना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो सिस्टम कॉल के माध्यम से वो जाता है। सिस्टम कॉल किसके पास जाएगा? सेल के पास जाएगा। सेल निर्धारित करेगा कि वो GUI के माध्यम से आया है, वो कमांड लाइन के माध्यम से आया है। फिर उस कॉल को किसके पास भेजा जाएगा? कर्नल के पास भेजा जाएगा। और कर्नल के पास क्यों भेजते हैं? क्योंकि कर्नल ही वह हिस्सा होता है जो हार्डवेयर से सीधे तौर पर बातचीत करता है, कि उसको ये बताता है कि भाई हाँ तेरे पास ये कार्य आया है। उसको बताने वाला कौन सा हिस्सा होगा? वो कर्नल जो है वो एक तरीके से हिस्सा होगा। उसके बाद अब कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या कार्य जो है वो एक तरीके से किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अलग अलग कार्य होते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग कार्य की बात की जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे कार्य होते हैं, और उन कार्यों में जो पहला कार्य होता है, उस कार्य को हम बोलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। उस कार्य को क्या कहा जाता है? उस कार्य को कहा जाता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मतलब कोई मशीन या कोई भाग, मैनेजमेंट मतलब उसको मैनेज करना। कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला कार्य है डिवाइस मैनेजमेंट करना। और डिवाइस कौन सी डिवाइसेज है? कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड लगा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर लगा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम में CPU लगा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी जो है वो एक तरीके से लगी हुई है। और प्रत्येक हिस्सा, कीबोर्ड क्या है? एक प्रकार की डिवाइस है। CPU क्या है? एक प्रकार की डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक प्रकार की डिवाइस है। और मेमोरी क्या है? एक प्रकार की डिवाइस जो है वो एक तरीके से मानी जाती है। कि कीबोर्ड से इनपुट लिया जाएगा, मॉनिटर्स को आउटपुट लेना है, CPU क्या करेगा? प्रोसेसिंग का काम करेगा, और मेमोरी जो है वो एक तरीके से स्टोरेज का काम करेगी। इन चारों भाग को एक तरीके से ये बताना कि भाई हाँ तेरा ये कार्य है। भाई कीबोर्ड तेरे को इनपुट देना है, भाई CPU तेरे को एक तरीके से प्रोसेसिंग करनी है। जब भी तेरे पास इनपुट आएगा तेरे को प्रोसेसिंग का काम करना है, और जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट मॉनिटर भाई तेरे को दिखाना है।
अगर डेटा स्टोर करने की बात होगी, भाई मेमोरी तेरा काम है, तेरे को डेटा जो है वो एक तरीके से स्टोर करना, यानी कि प्रत्येक डिवाइस को उनको ये बताना कि भाई तेरा ये कार्य है और तेरे को ये कार्य इस तरीके से फिनिश करना है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत आती है, और वो दिक्कत कौन सी आती है कि जो सीपीयू की स्पीड की बात की जाए, जो सीपीयू की स्पीड की बात की जाए, तो सीपीयू की जो कार्य करने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? कीबोर्ड के कंपैरिजन में, मॉनिटर के कंपैरिजन में, मेमोरी के कंपैरिजन में। यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम में, एक कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, तो उनमें जो सबसे अधिक स्पीड होती है, वो स्पीड किसकी होती है? वो सबसे अधिक स्पीड होती है सीपीयू की। अब मान लो कि भाई एक तरीके से कोई मकान बनाया जा रहा हो, और मकान बनाते समय कोई मिस्त्री जो है वो एक तरीके से ईंट रख रहा हो, और उसकी ईंट रखने की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो। भाई 1 मिनट के अंदर 10 ईंट जो है या 20 ईंट जो है वो एक तरीके से रख देता हो, और उसके पास जो मजदूर है, उसके पास जो मजदूर लगा हुआ है, वो 1 मिनट के अंदर क्या लगाता हो? वो 5 ईंट लेकर के आता हो। और इसकी स्पीड है कि भाई वो 1 मिनट के अंदर कितनी ईंट लगा सकता हो? वो 10 ईंट लगा सकता हो। तो उनकी स्पीड का जो मामला है, उनकी स्पीड जो है वो एक तरीके से भाई कोलैप्स हो जाएगी। मतलब उनका जो काम करने का जो अंतर है वो एक तरीके से बिखर जाएगा। तो क्या होता है, जब भी कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आए कि जहां पर डिवाइसेस की स्पीड की मामला गड़बड़ हो जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए दो प्रकार की तकनीक प्रयोग की जाती है। और उन तकनीक में जो पहली तकनीक होती है, उस तकनीक को एक नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं बफरिंग। उसको क्या कहा जाता है? उसको नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं बफरिंग। और ये बफरिंग क्या होता है कि जैसे कि भाई मिस्त्री के द्वारा 1 मिनट में 10 ईंट जो है वो एक तरीके से लगाई जानी है। अगर ये मजदूर क्या करे, ये मजदूर पहले कुछ 5 मिनट तक काम करे, और यहाँ पर 5 मिनट में 25 ईंट जो है वो एक तरीके से यहाँ पर स्टोर कर दे, 25 ईंट यहाँ पर लाकर रख दे। फिर तो भाई मिस्त्री तो अपने आराम से लगाते रहो भाई। जरूरत है तेरे को 1 मिनट में 10 ईंट लगा सकता है, तेरे पास 25 ईंट पड़ी है भाई, उसने पहले ही 25 ईंट ला के रख दी। तो क्या होता है, जब भी किसी भी डिवाइस से जो डेटा है या कोई भी चीज जो है वो सीपीयू तक आनी हो या सीपीयू से लेकर के जानी हो, तो क्या होता है कि उस डेटा को थोड़े टाइम पहले क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। कि जैसे कि मान लो कि सीपीयू क्या करता हो, सीपीयू को कोई वीडियो दिखानी है, और वीडियो दिखाने की जो जिम्मेदारी होती है, वो दिखाने की जो जिम्मेदारी होती है वो मॉनिटर की होती है। तो इसको कुछ इस प्रकार से किया जाएगा कि वीडियो का जो थोड़ा सा हिस्सा जो होता है, वीडियो का जो थोड़ा सा हिस्सा है, वो एक तरीके से स्टोर कर लिया जाएगा। वो क्या कर लिया जाएगा? थोड़ा सा हिस्सा स्टोर कर लिया जाएगा, और स्टोर करके बाद में क्या किया जाएगा? वो मॉनिटर के पास भेजा जाएगा, ताकि कि भाई जो ये स्टोर हुआ हिस्सा है वो मॉनिटर के पास दिखता रहे, और सीपीयू पीछे से हिस्सा जो है वो एक तरीके से वीडियो का भेजता रहे। तो इस मामले में कि जहां पर डेटा स्टोर करके आगे एक तरीके से किसी डिवाइस के पास भेजा जाता है, तो इस प्रकार की तकनीक को एक नाम दिया जाता है, और इस तकनीक को हम क्या बोलते हैं? इस तकनीक को हम बोलते हैं बफरिंग टेक्निक। कि जब भी मान लो कि आप मॉनिटर के ऊपर कोई वीडियो चलाते हो, तो वो कुछ इस प्रकार का एक राउंड सर्कल घूमता है, तो उसका कार्य क्या होता है? वो डेटा को, मतलब वीडियो के थोड़े से हिस्सा को स्टोर कर रहा होता है। और इस प्रोसेस को, कि थोड़े से हिस्से को स्टोर करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं बफरिंग। ताकि आपको ये एहसास ना हो, ताकि भाई कंप्यूटर के अंदर ये चीज ना आए कि भाई सीपीयू जो है वो तेज गति से काम कर रहा है और मॉनिटर स्लो स्पीड से काम कर रहा है। यानी कि आपस में डिवाइसेस के आपस में तालमेल को बैठाने के लिए अलग तकनीक प्रयोग की जाती हैं, और उनमें से एक तकनीक क्या होती है आपकी? एक तकनीक होती है बफरिंग।
और ये जो सारा मैनेजमेंट का कार्य होता है, इस मैनेजमेंट के कार्य को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से कहते हैं। बफरिंग मतलब उस डेटा का थोड़ा सा हिस्सा पहले स्टोर किया जाएगा और स्टोर करके फिर वो अगली डिवाइस तक भेजा जाएगा, तो इस तकनीक क्या कहलाती है, बफरिंग एक तरीके से कहलाती है। जो दूसरे प्रकार की तकनीक होती है, दूसरे प्रकार की तकनीक को हम कहते हैं स्पूलिंग। दूसरे प्रकार की तकनीक को हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। कमेंट के अंदर आपको ये लिखना है कि जितने बच्चे आप, अगर आप देखोगे इस वीडियो को, कि स्पूलिंग की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी जो स्पूलिंग की जो फुल फॉर्म है वो आपको कमेंट के अंदर लिखनी है। ठीक है, ये आपके लिए मतलब इस वीडियो का होमवर्क है कि जो भी मतलब जो स्पूलिंग की वीडियो, स्पूलिंग की जो फुल फॉर्म है वो आपको कमेंट के अंदर लिखनी है। कि मान लो कि एक कंपनी के अंदर एक प्रिंटर जो है वो एक तरीके से रखा गया हो, कंपनी के अंदर एक प्रिंटर जो है वो एक तरीके से रखा गया हो, और वो प्रिंटर जो है वो प्रिंटर 8 या 10 कंप्यूटर से क्या किया गया हो, कनेक्ट किया गया हो। मान लो इस कंप्यूटर से भी कनेक्ट है, इस कंप्यूटर से भी कनेक्ट है, इस कंप्यूटर से भी, इससे भी बहुत सारे कंप्यूटर से जो है वो एक तरीके से कनेक्ट किया गया हो। ये कंप्यूटर भी प्रिंट की कमांड दे दे, ये कंप्यूटर भी प्रिंट की कमांड दे दे, ये भी और ये भी। तो ये जो प्रिंट की कमांड है या प्रिंट से रिलेटेड कार्य जो है वो एक साथ क्या आ जाते हैं, वो प्रिंटर के पास आ जाते हैं। लेकिन इस चीज को मैनेज कैसे करना है, कि ये जितने भी कार्य आए हैं, कि जैसे मान लो कि मैं इस प्रिंट को, कि इस प्रिंटर ने कमांड दी, तो मैं इसको नाम दे दूंगी, ये प्रिंट 1 है, ये प्रिंट 2 है, ये प्रिंट 3 है, ये प्रिंट 4 है, ये प्रिंट 5, ये प्रिंट 6। तो क्या होगा कि यदि यदि एक डिवाइस के पास, एक मशीन के पास बहुत सारे जो कार्य हैं वो एक साथ आ जाएं, तो उन सारे कार्यों को एक सीक्वेंस में क्या कर दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए। कुछ एक सीक्वेंस में क्या कर दिया जाए, उन सारे कार्यों को अरेंज कर दिया जाए, और उनको फिर 1 बाय 1 क्या किया जाए, उनको कंप्लीट किया जाए। कि पहला प्रिंट 1 आया था तो मैं पहले इसको प्रिंट करूंगा, फिर प्रिंट 2 कमांड आई थी, फिर मैं इसको प्रिंट करूंगा, फिर P3, फिर P4, कुछ इस प्रकार से। कि जहां पर एक डिवाइस के पास कई कार्य आते हैं, तो प्रत्येक कार्य को एक क्यू मतलब एक लाइन बना करके उन कार्यों को अगर फिनिश किया जाता है, तो उस प्रकार की तकनीक को एक नाम दिया जाता है, और उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं स्पूलिंग टेक्निक। कि जहां पर डिवाइस के द्वारा जितने भी कार्य होंगे, उनकी सारों की एक लाइन बनाई जाएगी, एक क्यू बनाया जाएगा, और उसके बाद उनको 1 बाय 1 क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट या कंप्लीट किया जाता है। तो उस टेक्निक या उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं स्पूलिंग टेक्निक। ये है आपका डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो पहला जो कार्य होता है, पहला जो फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका, एक तरीके से डिवाइस मैनेजमेंट। उसके बाद जो दूसरे प्रकार का कार्य होगा, दूसरे प्रकार के कार्य को हम बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरे प्रकार के कार्य को हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है। अब आप कंप्यूटर में कितने भी कार्य अगर आप करते हो, जैसे आपने क्या करना हो, MS वर्ड को ओपन करना हो, कोई PDF फाइल जो है वो एक तरीके से आपको ओपन करनी हो, कोई इमेज फाइल जो है वो एक तरीके से ओपन करनी हो, कोई गूगल क्रोम जो है इंटरनेट से रिलेटेड कार्य करने के लिए आपको ओपन करना हो, तो ये जितने भी कार्य होंगे कंप्यूटर के अंदर, आप जितने भी कार्य करते हो, वो सारे कार्य किसके द्वारा फिनिश होते हैं, या सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, वो CPU के द्वारा वो सारे कार्य किए जाएंगे। कि भी MS वर्ड को ओपन करना है, किसके द्वारा ओपन होगा, CPU के द्वारा ओपन किया जाएगा। इमेज को ओपन करना है, किसके द्वारा ओपन होगा, CPU के द्वारा ओपन किया जाएगा। कोई फोटो ओपन करनी है, किसके द्वारा ओपन होगी, मतलब A से लेकर के Z तक जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य किसके द्वारा होंगे भाई, वो CPU के द्वारा होंगे। और ये जितने भी कार्य हैं, वो सारे कार्य एक प्रोसेस के रूप में किसके पास पहुंचते हैं, CPU के पास पहुंचते हैं। कि MS वर्ड को ओपन करना है तो प्रोसेस के रूप में किसके पास जाएगा, CPU के पास जाएगा।
अगर पीडीएफ ओपन करना है तो ये भी किसके रूप में जाएगा, ये भी प्रोसेस के रूप में किसके पास पहुंचेगा, सीपीयू के पास पहुंचेगा। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट या सीपीयू के द्वारा कंप्लीट होंगे। और इस मामले में प्रत्येक जो कार्य है, प्रत्येक कार्य किसके रूप में पहुंचता है, प्रोसेस के रूप में सीपीयू के पास पहुंचता है। और इस मामले में प्रत्येक प्रोसेस को कब, कैसे और कितना कितना समय सीपीयू का मिलता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को नाम दिया जाता है और इसे हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। यानी कि इन प्रोसेस को मैनेज करना, कि भाई जब ये सीपीयू के पास जाएंगी तो कब जाएंगी, कितने समय बाद जाएंगी, सीपीयू का कितने जो समय है वो एक तरीके से इन प्रोसेस को मिल पाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। और लगभग लगभग जितनी भी, मतलब मोस्टली हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो ये प्रोसेस हैं, ये कार्य जो होते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक सिंगल प्रोसेस, एक सिंगल कार्य जो है वो सीपीयू के पास आता हो, कि एक समय में एक बार में बहुत सारी जो प्रोसेस हैं वो सीपीयू के पास जाती हैं। और यदि बहुत सारी प्रोसेस सीपीयू के पास गई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सीपीयू उन सारी प्रोसेस को एक समय पर, एक टाइम पर क्या कर देगा, उनको फिनिश कर देगा, एक कंप्लीट कर देगा। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। जब भी कई प्रोसेस मिल करके सीपीयू के पास जाती है तो सीपीयू उनके पास, उनके ऊपर कार्य करता है, तो वो अलग अलग प्रकार की तकनीक के आधार पर उनके ऊपर कार्य करता है। और उनमें से जो एक तकनीक होती है उस तकनीक को हम कहते हैं FCFS। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है, F का अर्थ है फर्स्ट, C का अर्थ है कम, फर्स्ट सर्व। ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है कि भाई जो भी प्रोसेस सबसे पहले सीपीयू के पास आएगी तो उसी को क्या दिया जाएगा, सीपीयू का समय सबसे पहले दिया जाएगा। यदि सीपीयू इस प्रकार की तकनीक के साथ काम करे, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तकनीक के आधार पर काम करे, तो क्या होगा कि जो प्रोसेस सबसे पहले आएगी उसी को क्या कह दिया जाएगा, सीपीयू का समय जो है वो सबसे पहले दिया जाएगा। उसके बाद वैसे तो इनको एक और नाम देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इन तकनीक को एक नाम दिया जाता है और इनको हम कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। उसके बाद एक और दूसरी तकनीक है और उस दूसरी तकनीक को हम बोलते हैं SJF। SJF का अर्थ क्या होता है, SJF का अर्थ होता है, S का अर्थ होता है शॉर्टेस्ट, J का अर्थ है जॉब, F का अर्थ होता है फर्स्ट। यानी कि मान लो कि चार प्रोसेस हो, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। मान लो कि इसको कंप्लीट होने में 2 सेकंड का समय चाहिए, इसको कंप्लीट होने में 1 सेकंड का समय चाहिए, इसको कंप्लीट होने में 4 सेकंड का समय चाहिए, इसको कंप्लीट होने में 3 सेकंड का समय चाहिए। तो उस मामले में यदि सीपीयू इस तकनीक का प्रयोग करे या प्रोसेस शेड्यूलिंग आपकी SJF हो, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट हो, तो उस मामले में क्या होगा, जिस भी प्रोसेस को सबसे कम समय की आवश्यकता होगी या कम समय में कंप्लीट होगा, उसको क्या दिया जाएगा, उसको सीपीयू का समय दिया जाएगा। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसको सबसे कम समय की आवश्यकता हो, जैसे 1 सेकंड की आवश्यकता है तो सबसे पहले इसको भेजा जाएगा, फिर उसके बाद 2 सेकंड वाली को, फिर उसके बाद 3 सेकंड वाली को, उसके बाद 4 सेकंड, मतलब इस प्रकार से क्या किया जाता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट जो है वो एक तरीके से कहेंगे। लेकिन लेकिन कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो ये छोटी छोटी प्रोसेस होती हैं, जो 1 सेकंड के अंदर या मिली सेकंड के अंदर कंप्लीट होती हैं, इनकी बहुत, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो सीपीयू बस इतने तक सीमित रह जाता है कि भाई जो ये छोटी जो समय वाली प्रोसेस है उनको ही एग्जीक्यूट करने में उसका सारा समय लग जाता है। तो इस मामले में एक और तकनीक प्रयोग होती है और उस तकनीक को हम कहते हैं LJF, जिसको कहा जाता है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट।
यानी कि जिस प्रोसेस को ज़्यादा समय की आवश्यकता हो सीपीयू के, तो उस प्रोसेस को क्या किया जाएगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। यानी कि जो ये 4 सेकंड वाली प्रोसेस है वो उसको सबसे पहले समय जो है वो एक तरीके से सीपीयू को दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ आती है, और वो गड़बड़ क्या, कि भाई बाई चांस कंप्यूटर के अंदर ये जो ऐसी प्रोसेसेस हैं जो बड़ी मतलब ज़्यादा समय वाली जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो, तो उस मामले में जो छोटे समय वाली प्रोसेसेस हैं वो एक तरीके से पीछे रहकर एक तरीके से रह जाती हैं। कि मान लो कि छोटी प्रोसेस है वो 1 घंटे से या 2 घंटे के अंदर कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई हैं, उनको सीपीयू का समय नहीं मिल पा रहा। कि जितनी पहले कोई 2 सेकंड वाली आ गई, फिर 4 सेकंड वाले, मतलब लंबी जो समय वाली प्रोसेसेस हैं उनका समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू तक जा रहा हो, जो छोटी समय वाली प्रोसेस हैं वो एक तरीके से रह जाए। ये भी एक तरीके से मामला जो है वो एक तरीके से गड़बड़ होता है। तो इस मामले में एक और तकनीक लाई गई, और उस तकनीक को क्या कहा गया, उस तकनीक को नाम दिया गया और उसे कहा जाता है राउंड रोबिन। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है राउंड रोबिन। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सीपीयू का इक्वल टाइम दिया जाता है प्रत्येक प्रोसेस को। प्रत्येक प्रोसेस को इक्वल टाइम दिया जाता है। कि जैसे मान लो कि भाई 4 प्रोसेस है, कि भाई प्रति ये निर्धारित कर दिया जाए कि सीपीयू का जो 1 सेकंड का समय है वो प्रत्येक प्रोसेस को दिया जाएगा। कि भाई P1 है तो P1 को अगर 2 सेकंड चाहिए तो पहले मतलब सीपीयू के 1 सेकंड इसको दिए जाएंगे, चाहे फिनिश हो या ना हो। उसके बाद इसका जो 1 सेकंड वाला समय बच जाएगा, इसका 1 सेकंड वाला समय मिलेगा इसको दूसरे राउंड के अंदर। दूसरा P2 अगर 1 सेकंड के अंदर फिनिश होती है तो ये 1 सेकंड के अंदर फिनिश होकर के क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अगर P3 को 3 सेकंड का समय चाहिए तो 3 सेकंड का समय इसको एक साथ नहीं मिलेगा। इसको क्या मिलेगा, इसको पहले 1 सेकंड मिलेगी, फिर दोबारा से चक्कर आएगा, फिर 1 सेकंड मिलेगा, फिर दोबारा से टर्न आएगा, फिर इसको 1 सेकंड जो है वो एक तरीके से दिया जाएगा। यानी कि जहां पर सीपीयू का जो समय है वो प्रत्येक प्रोसेस को इक्वल टाइम अगर दिया जाए तो इस प्रकार की तकनीक को हम क्या बोलते हैं, इस तकनीक को हम बोलते हैं राउंड रोबिन टेक्निक। और उसके बाद एक और अंतिम टेक्निक होती है, एक और अंतिम तकनीक होती है, और इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मतलब उस प्रोसेस को, कोई एक ऐसी प्रोसेस आ जाए कि भाई इस प्रोसेस को तो फिनिश करना ही करना है। कोई ऐसी मतलब कि भाई हाँ कुछ ऐसा कार्य हो कि भाई यो कार्य बहुत करना जरूरी है, यो कार्य अगर बाद में भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा। यानी कि सबसे पहले उन प्रोसेस को फिनिश करना जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे अधिक प्रायोरिटी, मतलब इमरजेंसी वाली सिचुएशन आप लगा लीजिए। अगर इस तरीके से प्रोसेस को फिनिश किया जाता है तो इस प्रकार की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो तीसरा कार्य होता है वो तीसरा कार्य होता है फाइल मैनेजमेंट का। जो तीसरा कार्य होता है वो तीसरा कार्य क्या होता है, तीसरा कार्य होता है फाइल मैनेजमेंट का। और ये फाइल मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई कंप्यूटर के अंदर जो हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, कि हम उसको फोल्डर के अंदर स्टोर करें, या जैसे हम हार्ड डिस्क क्या करते हैं, हम हार्ड डिस्क के अलग अलग पार्टीशन बना देते हैं कि भाई ये लोकल डिस्क सी है, ये लोकल डिस्क डी है, ये लोकल डिस्क ई है। और इसके अंदर भी अगर हम अलग अलग पार्ट जो हैं वो एक तरीके से बना दें, मतलब कि भाई हमने एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग हिस्सा बना दिया, डी के अंदर फोटो का अलग फोल्डर बना दिया, वीडियो का अलग फोल्डर बना दिया, ई के अंदर कोई स्टडी मटेरियल का फोल्डर बना दिया, कुछ इस प्रकार से। मतलब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो ये मेमोरी का जो तरीका है कि भाई हम किस प्रकार से डेटा स्टोर करते हैं, कोई फोल्डर को किस तरीके से बनाते हैं, कोई फोल्डर को रीनेम करते हैं, किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं, जो ये सारी जिम्मेदारी होती है, ये सारी जिम्मेदारी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर की होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। और इस प्रकार की मैनेजमेंट को एक नाम दिया जाता है, और इस मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं फाइल मैनेजमेंट। और फाइल मैनेजमेंट के लिए कि भाई ऐसे किसी फोल्डर को क्रिएट करना, किसी फोल्डर को डिलीट करना,
किसी डेटा को मेंटेन करना, तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अलग अलग प्रकार की तकनीक प्रयोग की जाती हैं, और उनमें से जो एक तकनीक है उसे हम कहते हैं फैट। और इसे क्या कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। इसे क्या कहा जाता है, इसे नाम दिया जाता है और इसे हम कहते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो ये अलग अलग फाइल फोल्डर, मतलब इस तरीके से उनको रीनेम करना, डिलीट करना या उनको मैनेज करना, तो इनके लिए जो तकनीक प्रयोग होगी वो तकनीक आपकी क्या होती है, उस तकनीक को हम कहते हैं फैट, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। मैंने आपको मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क का जिक्र किया था कि भाई हार्ड डिस्क को क्या किया जाता है, ट्रैक के अंदर डिवाइड किया जाता है, और ट्रैक के बाद हम उसको किस में डिवाइड करते हैं, हम सेक्टर के अंदर डिवाइड करते हैं। कि हार्ड डिस्क का एक जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो क्या होता है, सेक्टर होता है। और जो सेक्टर का समूह होता है, सेक्टर के समूह को एक नाम दिया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर एक तरीके से कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर एक तरीके से कहा जाता है। कि कई बार जो ज़्यादा साइज का डेटा होता है, कोई पीडीएफ या कोई डॉक्यूमेंट जो होते हैं, वो आपके क्लस्टर के रूप में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। क्लस्टर के रूप में क्या होंगे, एक तरीके से स्टोर होंगे। और यदि कोई पीडीएफ की, जैसे एक जो क्लस्टर है, एक क्लस्टर मान लो कि भाई 1 MB जो साइज है वो एक क्लस्टर के अंदर स्टोर हो सकता हो, और जो पीडीएफ का साइज है, पीडीएफ का साइज मान लो कि 5 MB हो, और एक क्लस्टर के अंदर, यानी कि सेक्टर का समूह क्या कहलाएगा, क्लस्टर कहलाएगा, लेकिन एक क्लस्टर के अंदर 1 MB साइज आ सकता है। तो इस पीडीएफ को स्टोर करने के लिए हमें टोटल कितने क्लस्टर की आवश्यकता पड़ेगी, हमें 5 क्लस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। और इस मामले में इस पीडीएफ को एक एक MB में तोड़ करके क्या किया जाएगा, क्लस्टर के अंदर स्टोर करवाया जाएगा। इसी तकनीक को जहां पर किसी डेटा को तोड़ करके इक्वल ब्लॉक्स के अंदर, जहां पर डेटा को इक्वल ब्लॉक के अंदर तोड़ करके क्लस्टर के रूप में स्टोर किया जाता है, तो इस तकनीक को एक नाम दिया जाता है और इस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं फैट टेक्निक, जिसे कहा जाता है फाइल एलोकेशन टेबल। यानी कि जहां पर जो डेटा है वो किसी एक जगह पर स्टोर नहीं होता, उसको क्या किया जाता है, टुकड़ों के अंदर स्टोर किया जाता है। और ये प्रत्येक टुकड़ा किसके रूप में स्टोर होगा, क्लस्टर के रूप में स्टोर होगा। और ये क्लस्टर होता क्या है, सेक्टर के समूह को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर एक तरीके से कहते हैं। और ये तकनीक क्या कहलाएगी, ये तकनीक कहलाएगी आपकी फैट टेक्निक। लेकिन आज के वर्तमान समय के जो एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, उनकी उनकी जो एक अपडेटेड तकनीक जो प्रयोग होती है, उस तकनीक को हम कहते हैं NTFS। NTFS का अर्थ क्या होता है, N का अर्थ होता है न्यू, T का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी, F का अर्थ होता है फाइल, S का अर्थ होता है सिस्टम। बस इसके अंदर मेन मामला क्या है, कि इसके अंदर मेन मामला है कि भाई जो ये ब्लॉक के साइज हैं, या जो डेटा का जो ब्रेक किया जाता है, इसका जो साइज है वो थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर, इस तक मतलब फैट का एक अपडेटेड वर्जन जो है वो एक तरीके से इसको हम कह देते हैं। लेकिन जो आपके एप्पल के मोबाइल फ़ोन की बात की जाए, या एप्पल के जो एक तरीके से लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, उनका अपना फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और उस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को एक नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं APFS, जिसका अर्थ होता है एप्पल फाइल सिस्टम। एप्पल फाइल सिस्टम की, यानी कि जो आपके मोबाइल फ़ोन, एप्पल के मोबाइल फ़ोन हो या एप्पल के मैकबुक या लैपटॉप हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, तो उनके अंदर जो एक तरीके से फाइल मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, उस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं APFS, जिसका अर्थ क्या होता है, एप्पल फाइल सिस्टम होता है। ठीक है ना। एक और फाइल सिस्टम होता है और उसको कहा जाता है ext4, जिसकी फुल फॉर्म होती है फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ठीक है ना। उसके बाद अगर तीसरे कार्य की बात की जाए, तो तीसरा कार्य होता है मेमोरी मैनेजमेंट का।
तीसरा कार्य क्या होता है? तीसरा कार्य होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। और ये मेमोरी मैनेजमेंट कि सीपीयू के लिए अगर हम बात करें, कंप्यूटर के लिए अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर के अंदर जो मेन मेमोरी होती है, वो मेन मेमोरी कौन सी होती है? वो मेन मेमोरी होती है रैम मेमोरी। मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम मेमोरी जो है वो एक तरीके से होती है। और ये रैम मेमोरी को मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है? कि भाई जितना भी डेटा आपका स्टोर होता है परमानेंटली, वो कहाँ पर स्टोर होता है? वो आपका हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। कोई पीडीएफ है, वो परमानेंटली कहाँ स्टोर है? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। कोई डॉक्यूमेंट है, कहाँ पर स्टोर है? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। कोई सॉफ्टवेयर है, वो आपका कहाँ पर स्टोर है? वो आपका हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। और जब हम इन डेटा को ओपन करते हैं, तो इन डेटा को कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन किया जाता है? इनको ओपन किया जाता है रैम के अंदर। इनको हम कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन करते हैं? रैम मेमोरी के अंदर ओपन करते हैं। ठीक है ना? अब किसी भी डेटा को ओपन किया जाए, जैसे पीडीएफ को अगर ओपन करना है, तो पीडीएफ को एक तरीके से रैम मेमोरी के अंदर स्पेस देना, या पीडीएफ को रैम मेमोरी के अंदर ओपन करना, रैम मेमोरी के अंदर जगह देना। अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल ओपन की जाए, तो ये भी आपकी रैम मेमोरी के अंदर ओपन होगी, तो इसको रैम मेमोरी के अंदर जगह देना। तो इस प्रकार से रैम मेमोरी को, मैं रैम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और दूसरी मेमोरी की बात नहीं कर रहा, कि रैम मेमोरी में यदि कोई डेटा आ रहा है, तो उस डेटा को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए रैम मेमोरी के अंदर जगह देना। और उसके साथ साथ यदि मान लो कि हमने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया और इस डॉक्यूमेंट को हमने क्लोज कर दिया, तो रैम से उस स्पेस को हटाना। कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई कमरा किराए पर लिया, तो कमरा मतलब एक प्रकार की रैम, उसको किराए पे दिया, यानी कि स्टोरेज व्यवस्था। जब उसने खाली कर दिया, तो उसको यहाँ से हटाना। तो जो रैम में स्पेस देना या रैम में से स्पेस खाली करना, इसी प्रकार की मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। और कंप्यूटर सिस्टम में एक भाग होता है जो ये जिम्मेदारी निभाता है, और उस भाग को एक नाम दिया जाता है, और उसको हम कहते हैं एमएमयू, जिसका अर्थ होता है मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यानी कि वह भाग जो ये निर्धारित करे कि भाई किस समय किस डॉक्यूमेंट को, किस डेटा को, किस फाइल को रैम में जगह देनी है, किस समय किस जगह पर किस तरीके से रैम में से किसी डेटा को भगाना है, किसी रैम को खाली करना है। तो जो ये सारी जिम्मेदारी होती है, किसकी होती है? ये एमएमयू की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है। और रैम मेमोरी को इस प्रकार के मैनेज करने के तरीकों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। और मेमोरी मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी होती है? ये जिम्मेदारी होती है कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की। हम जो ये सारे कार्य हैं, ये सारे कार्य हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और जब रैम फुल हो जाए तो क्या होता है? हार्ड डिस्क के अंदर एक स्पेस क्रिएट किया जाता है, और हार्ड डिस्क के अंदर उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी एक तरीके से हम कहते हैं। इसका मैंने लास्ट क्लास के अंदर, मेमोरी क्लास के अंदर मैंने इसका जिक्र किया था। उसके बाद उसके बाद जब अगले कार्य की बात हो, तो जो अगला कार्य आता है वो आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। जो अगला कार्य आता है वो आता है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट। कि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हो, तो कंप्यूटर के ऊपर भाई जो आप यूज़र हो, आप यूज़र हैं, तो आप एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एक तरीके से आप इसके अंदर भरते हो। अब मान लो कि भाई आप डेस्क पर ना हो, आपने लैपटॉप खुला छोड़ दिया, आपने कंप्यूटर खुला छोड़ दिया, कोई दूसरा व्यक्ति आ करके कि यहाँ पर कोई यूज़र नेम पासवर्ड एक तरीके से एंटर करने लग जाए, तो ये तो थोड़ा सा सिक्योरिटी वाला मामला आ गया ना। तो भाई आपके क्रेडेंशियल मतलब आपका यूज़र आईडी, यूज़र नेम और आपके पासवर्ड को एक सिक्योर तरीके से रखना, कि कोई और दूसरा व्यक्ति उसको ना एक्सेस कर पाए, ना एक तरीके से देख पाए, कुछ इस प्रकार से। तो इस मैनेजमेंट को, इस तरीके को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से इसको कहा जाता है। ठीक है ना? ठीक है। कि भाई हाँ, कोई यूज़र ऑथेंटिकेशन वाला मामला हो, क्रेडेंशियल वाला मामला हो,
ठीक है। तो ये जो सारा टोटल मामला है, ये सारा टोटल मामला किसके अंदर आता है? ये आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब उसके बाद कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर से कई प्रकार के जो दूसरे सवाल हैं वो एक तरीके से आपसे पूछ लिए जाते हैं। और वो दूसरे सवाल जो हैं वो किस प्रकार से होते हैं कि भाई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्क है या मल्टी टास्क है, कुछ इस प्रकार से। कि जब कंप्यूटर के अंदर कि किसी कंप्यूटर के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति एक समय पर काम कर सकता है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यदि इस कंप्यूटर के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कई व्यक्ति एक साथ कर पाए, तो फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्या कहा जाएगा? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरीके से कहा जाएगा। और एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय पर सिर्फ और सिर्फ एक कार्य हो पाता हो, सिर्फ और सिर्फ एक कार्य हो पाता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और यदि कई कई कार्य एक साथ हो जाएं तो उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरीके से उसको हम कहते हैं। अगर इसके अंदर बात की जाए, अगर हम पहली बात करें कि भाई सिंगल यूजर और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो इस कैटेगरी या इस श्रेणी में आता है, तो वो कौन सा है? वो आपका एमएस डोस है। एमएस डोस, माइक्रोसॉफ्ट, एमएस का अर्थ है माइक्रोसॉफ्ट और डीओएस का अर्थ होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया जाता है और उसके अंदर एक ही कार्य जो है एक तरीके से हम कर सकते हैं, तो उस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिंगल यूजर सिंगल टास्क जो है एक तरीके से कहते हैं। उसके बाद कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा हो जिसको एक समय पर एक व्यक्ति प्रयोग कर पाए, लेकिन कार्य उसके द्वारा हम कई कर पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके अंदर क्या आता है कि जैसे आपके विंडो की बात की जाए, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7 8, कुछ ये जो सारी श्रेणी है, सारी श्रेणी किसके अंदर आती है? आपकी सिंगल यूजर मल्टीटास्क। जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करते हो? आप एमएस वर्ड भी ओपन कर रखा है, एमएस एक्सेल भी ओपन कर रखा है, गूगल क्रोम भी ओपन कर रखा है, यानी कई सारी कई कार्य एक साथ कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीटास्किंग जो है वो एक तरीके से इसको हम नाम देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मल्टी यूजर की बात की जाए, मतलब एक समय पर कई यूजर जो हैं वो एक तरीके से कार्य कर पाए, तो उसमें कई प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लाइनक्स है, यूनिक्स है, जो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जैसे मेन फ्रेम ओएस की बात की जाए, तो ये आपकी कौन सी श्रेणी के अंदर आते हैं? ये आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी के अंदर आते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक जगह इंस्टॉल कर रखा है और उसका जो प्रयोग है वो कई यूज़र एक साथ कर सकते हैं, तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरीके से हम कहते हैं। अब उसके बाद अब आपके लिए एक और होमवर्क है कि भाई ओपन सोर्स, आपको कमेंट के अंदर टाइप करना है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जाम्पल है वो आपको कमेंट के अंदर टाइप करने हैं। ठीक है जी। तो ये कुल मिलाकर के मामला था ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से मैंने कवर करने की कोशिश की हैं। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो चीज़ आपने देखी, जो चीज़ आपने समझी, जो चीज़ आपने सुनी, उनको एक अच्छे नोट्स के अंदर आपको मैनेज करना है, और जिस भी मतलब कि आप उनसे रिलेटेड जो MCQ हैं वो एक तरीके से आपको ट्राई करने हैं। ठीक है जी। चलिए जी, मुलाकात होगी एक और बेहतरीन क्लास के साथ, एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।